देखिए, अपना मुल्क और अपनी मिट्टी कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। सही। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग जो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, बाहर से देखते हैं हिंदुस्तान के चेहरे को, वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लिए हिंदुस्तान इसराइल से भी बदतर जगह है। देखिए, वंदे मातरम का मतलब होता है, ऐ धरती माँ मैं तेरी पूजा अर्चना करता हूँ। ठीक है। ज़ाहिर जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो वंदे मातरम की कोई गुंजाइश तो रहती नहीं है। जो हिंदू तंजीमें हैं, अच्छा। दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। आपके जो मुक़द्दसात हैं उसकी खुलेआम तौहीन करते हैं, अच्छा। आपके बुज़ुर्गों की तौहीन करते हैं। हम कोई बहुत अमीर कबीर लोग तो नहीं थे कि शहरियत ख़रीद लेते किसी यूरोपियन मुल्क में जाकर। जी जी हमारे पास लाखों रुपए थे, करोड़ों रुपए नहीं थे। जी। पता चला पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल सकता अगर आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है तो। बिल्कुल। इसी बीच मुझे किसी इनसाइडर ने ये बताया कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा यूएई से मिल सकता है। नहीं, कोई यहाँ पे ख़तरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईदी वालों का बहुत एहसान है, फैसल भाई का। अच्छा जनाब, ईदी हाउस में आपने जैसे कि मीडिया में देखा होगा कि एक बहुत वायरल हुए थे, एक इंडिया की फैमिली आई हुई, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरा कलमी नाम एम हसनैन में। मैं इंडिया में जर्नलिस्ट रहा हूँ। अच्छा। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों पर अबूर रखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ कैसे आना हुआ पाकिस्तान में आपका? हम वहाँ के मजालिम से तंग आकर के यहाँ आने पर मजबूर हुए। जो हिंदू तंजीमें हैं, अच्छा। दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो दोनों तरह की अजियतें देते हैं। जिस्मानी अजियत भी देते हैं और रूहानी तकलीफ़ भी पहुँचाते हैं। ज़हनी अजियत भी देते हैं। हाँ, ज़हनी अजियत ये है कि आपके जो मुक़द्दसात हैं उसकी खुलेआम तौहीन करते हैं, अच्छा। आपके बुज़ुर्गों की तौहीन करते हैं। कहते हैं कि साहब अल्लाह है तो अल्ली किधर है। अब ये ज़ाहिर है कि एक ऐसी बात है कि अगर बरसरे महफ़िल आपसे पूछी जाए जी। और आप उसका जवाब भी दे सकते हो मगर ना दे सकते हो उस सही। वक्त उनकी तादाद को देखते हुए या उनके तेवर को देखते हुए, तो आपके अंदर जो कुफ्त पैदा होती है उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। तो और फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी शादी सन 1989 में हुई थी। वो बदकिस्मती से चली नहीं, नाकाम हो गई। 2 बेटे मेरे पैदा हुए थे। एक बेटा इससे बड़ा था, वो 5 साल का होकर फौत हो गया। अभी मेरी कुल कायनात है, आप समझ लें। बहन भाई पीछे हैं आपके? मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे 21 साल बड़ी हैं, माशाल्लाह वो हयात हैं। अपनी फैमिली के साथ जमशेदपुर में रहती हैं, जो वहाँ का स्टील सिटी है। अच्छा और मेरी छोटी बहन दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में रहती, वो भी अपनी फैमिली में खुश अच्छा, हैं। मैंने सुना था मीडिया पे आप कहीं और किसी कंट्री दुबई वगैरह से फिर यहाँ मूव हुए थे। ये कहानी क्या है? किस तरह पाकिस्तान में कैसे आया? कहानी ये थी कि हम कोई बहुत अमीर कबीर लोग तो नहीं थे कि शहरियत ख़रीद लेते किसी यूरोपियन मुल्क में जाकर। जी जी। हमारे पास लाखों रुपए थे, करोड़ों रुपए नहीं थे। सही। तो हमने पता किया कि भाई क्या पाकिस्तान का वीज़ा मिल सकता है। जी। पता चला पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल सकता अगर आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है तो। बिल्कुल। फिर हमने मजबूर होकर अफ़गानिस्तान की एम्बेसी का रुख किया। सही। उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि साहब वीज़ा तो इन दिनों बंद है। सही। इसी बीच मुझे किसी इनसाइडर ने ये बताया कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा यूएई से मिल सकता है। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको 3 महीने हो चुके हैं, जी, तो ईदी हाउस में रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे आप, या डायरेक्ट यहीं पे आ गए? आपने सुना था इस हाउस के बारे में? नहीं, थोड़ा तहम्मुल। हम इंडिया से चले, अबू धाबी पहुँचे, जी। वहाँ से अफ़गानिस्तान का वीज़ा लिया, काबुल पहुँचे। काबुल से फिर फ़्लाइट ली तो कंधार पहुँचे। कंधार से वहाँ के शहर इस्तांबुल तक पहुँचे, जो सरहदी शहर है। फिर हमने गैर क़ानूनी तरीके से सरहद पार की, चमन पहुँचे, चमन से कोयटा, कोयटा से कराची। होटल गए। होटल अच्छा। वालों से हमने कहा कि भाई हमें रहने की जगह दे दें या कम से कम नहाने धोने की जगह दे दें। ठीक है, सामान हम नीचे रखते हैं। मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि आपके पास, पाकिस्तान में? पाकिस्तान कराची की बात कराची की बात कर रहे हैं। जी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई हमें तो जाना है अदारों के पास सीधे। ठीक है, ऐसे ही चले जाएंगे। हम सामान समेत आईजी सिंध पे चले गए। अच्छा, क्या रेस्पॉन्स मिला वहाँ से? आईजी सिंध के दफ्तर में हमने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। बिल्कुल सच्ची बात कि हम
इलीगली आपके सर में दाखिल हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जाहिर सी बात है इसमें कोई झूठ की कोई एक गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश है, आप इदारों से झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने सारी कहानी सुनी, ज़ेर लब मुस्कुराए, कहने लगे आप आ गए। मैंने कहा ये आ गए, बहुत बड़ा शहर है कराची, कहीं रह लें। मैंने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, मेरी मजबूरी यह है। लोग NIC मांगते हैं। उन्हें देखें NIC में तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। वहाँ से मायूस होकर फिर हम चले गए डॉक्स में। किसी ने कहा कि डॉक्स में बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है। डॉक्स नहीं के तो थाने में। पुलिस में जाने के बाद आपको ये नहीं हुआ कि मकसद ये ना समझे कि किसी एजेंसी के लोग हैं और आप पे कोई शिद्दत होगी, यहाँ पकड़ा जाएगा? नहीं, ये तो मेरा वरी हो सकता था ना, मुझे खौफ हो सकता था, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं हूँ नहीं सही। तो मुझे कोई फांसी पे थोड़ी ना चढ़ाएंगे। उन्हें तो बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बहर हम डॉक्स के थाने गए, एक और थाने गए, और उसके ऑफिस में गए, खुफिया के ऑफिस में गए, सबको हमने एक ही कहानी सुनाई और सबने एक ही बात कही। सही, यहाँ उसी के तरह- बारे में। उसी तरह SSP के ऑफिस में गए, उधर का जो SSP है वहाँ बात हुई, उन्होंने भी यही कहा। कहने लगा हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, आप कहीं भी रह लें, वी एंड गोइंग टू अरेस्ट यू। सही। मैंने कहा देखिए हम चाहते हैं कि हम चोरों की तरह ना रहें, आपकी नज़रों के सामने रहें, आपको जब भी ज़रूरत हो आप बुला लें। कहने लगे आप हमारी नज़रों में हैं, आप चाहें कहीं भी रहें। फिर एक खुफिया का वहाँ पे कोई अफसर था, वो अफसर मेरे पास आया, उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप ईदी पे चले जाएं। सही। इस तरह हम ईदी टावर पे पहुँचे। तो अभी ईदी में आप रह रहे हैं तो कैसा लग रहा है? यहाँ पे मकसद ज़हनी सुकून है, यहाँ मकसद यहाँ पे तो कोई आपको कोई ख़तरा या कोई जिस तरह होता है कि सोच में हो? नहीं, कोई यहाँ पे ख़तरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदी वालों का बहुत एहसान है, फैसल भाई का, कि उन्होंने हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी बतौर मेहमान। सही। और पुलिस को बाकायदा इस सिलसिले में इत्तला है, सारे इदारे हमें इंटरव्यू कर चुके हैं, FIA वाले। आगे क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे आप? नहीं, अभी उनकी जो तहकीकात का प्रोसेस है ऊपर चल रहा है, अभी मुझ पर बाहर निकलने की पाबंदी है। अच्छा, हम तो यहाँ आप क्या चाहेंगे यहाँ पे ही सेटल हो जाएं पाकिस्तान में? जाहिर है हम तो इसी इरादे से हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक और सवाल है, जिस तरह बीइंग अ मुस्लिम और मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, पाकिस्तान से आप चले जाएं तो सऊदी को एक किस्म का बड़ा वो दर्जा है, तो वहाँ सऊदी, दुबई या किसी और मुल्क में क्यों नहीं गए, पाकिस्तान में ही क्यों आए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, तहजीबी तौर पर, तमद्दुन के तौर पर इंडिया के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में बड़ी जगांगत पाई जाती है, बहुत यकसानियत है। हमारा खाना पीना एक सा है, हमारी ज़बान एक सी है, हमारी सोच एक जैसी है। बहुत बड़ी तादाद में भारत के मुसलमान यहाँ पहले से बतौर रिफ्यूजी आए और आबाद हो गए। ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा सर, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों आपने अपने देश को छोड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस वहाँ पे आपने 40-50 साल ज़िंदगी के दिए, इस एज में आपको ऐसा क्या आ गया कि मकसद आपको अपने मुल्क को छोड़ना पड़ा, मट्टी को छोड़ना पड़ा? देखिए, अपना मुल्क और अपनी मिट्टी कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। सही। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब अजियतें हद से ज़्यादा हो जाती हैं फिर इंसान मजबूर हो जाता है। क्या सबब है अजियतों का? क्योंकि आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप दिल्ली तरह भी वहाँ से वो जो है वो आपने मुंह फेर दिया है कि वापस नहीं जाना, तो मेन सबब क्या है? बिल्कुल, उसकी वजह दिन रात का कलेश है। आप वहाँ पे ये दावा नहीं कर सकते कि इधर जा रहे हैं आपके साथ कोई हादसा इस तरह का नहीं होगा मज़हब की बुनियाद पर, ये दावा नहीं कर सकते। देखिए, मौत और हयात की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी आपकी लिखी है, आप जिएंगे। मौत आपकी लिखी है, यहाँ मर जाएंगे। मकसद मजहबी आज़ादी नहीं थी, जहाँ जिस तरह आप सहाफ़ी भी हैं, भाई ने बताया। मजहबी आज़ादी नहीं है मुसलमानों के लिए, सियासी आज़ादी भी नहीं है। वो लोग जो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, बाहर से देखते हैं हिंदुस्तान के चेहरे को, वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लिए हिंदुस्तान इसराइल से भी बदतर जगह है। अच्छा, तो आपने ये, जैसे कि आप सहाफ़ी हैं, तो आपने अपने न्यूज़पेपर में जो लिखा था वो मुसलमानों के हकों के लिए लिखा था या गवर्नमेंट के लिए कोई और बात की थी जिसकी वजह से आपको टार्चर किया और जेल में भी गए? हमारा जो अखबार था द मीडिया प्रोफाइल,
یہ بائی لنگول تھا، یعنی اردو اور ہندی دونوں میں ایک ساتھ شائع ہوتا تھا، ایک طرف ہندی ایک طرف اردو، اور اس میں ہم مسلمانوں کے مسائل کو بھی نمایاں طور پر پیش کرتے تھے، دوسری اقلیتوں کے مسائل کو بھی، خاص طور سے سکھوں اور عیسائیوں کے مسائل کو، اور پھر وہاں جو قبائل ہیں ان کے مسائل کو، اور جو وہاں کی پسماندہ ذاتیں ہیں ہندوؤں کی ان کے مسائل کو۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو حکومت کی زیادتیوں کا براہ راست نشانہ بنتی ہیں۔ آپ جیل میں بھی گئے ہیں، جی 4 بار جا اس چکا۔ کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہی تھا، پہلی بار میں نے مخالفت کی تھی وندے ماترم کی، جو کہ ایک شرکیہ کلمہ ہے، اس کی پاداش میں ہمیں جیل بھیجا گیا۔ دوسری بار اس آپ مقصد وندے ماترم کا مطلب آپ ہمیں بھی بتائیں، پاکستانی ویورز بھی سنیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے اے دھرتی ماں میں تیری پوجا ارچنا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وندے ماترم کی کوئی گنجائش تو رہتی نہیں ہے۔ تو یہ صرف جو اعتراض آپ کو تھا جہاں وہاں پہ بسنے والے اور مسلمانوں کو اعتراض ہے، مشکل کیا ہے کہ ہر آدمی کوئی اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتا۔ ہندوستانی حکومت نے پچھلے 70 برسوں میں اتنی تیاری کی ہے کہ اگر آپ کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کی قوم کے لوگ ہی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو اس نظام سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ قومی ترانہ ہے وندے ماترم، اس میں چینجنگ کر کے کیا لایا جائے؟ چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے 60-70 سالوں سے چل رہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ نہیں تو وندے ماترم کی جگہ پہ آپ اعتراض ہے مسلمانوں کو، اس کی جگہ پہ کیا آنا چاہیے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے اس میں، وندے ماترم نہیں پڑھیں گے، دیٹس اٹ۔ پہلے یہ تھا کہ وندے ماترم پڑھا جاتا تھا، لوگ چپ رہتے تھے، ہم بھی چپ یہ کہ آپ کے سیلیبس میں بھی ہے وندے ماترم کا جملہ؟ ہاں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مقصد مسلمانوں کو سیلیبس میں نہ پڑھائی جائے؟ یہ بات ظاہر ہے، آپ مینڈیٹری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے فیتھ کے خلاف کوئی چیز کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم اس مسئلے کو لے کر کے اگر چلے جائیں UN، تو UN مجبور کرے گا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ جس طرح کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتا نا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسلام میں ہے ہی نہیں، فورسلی اسلام میں ہے ہی اسی طرح کوئی غیر مسلم مسلمان کو وندے ماترم پڑھنے پر کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ یہ تھا۔ اور کون سے اعتراض تھے؟ آپ 4 دفعہ گئے، اور کس کس سلسلے میں؟ سچ لکھنے کی وجہ سے بھی آپ کو جیل میں پہلے یہ تھا، اس کے بعد جو دوسرا مقدمہ بنا وہ ایک علاقے میں اسکول بننا تھا، وہ مسلم علاقہ تھا، وہ نہیں بن رہا تھا، اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر اس میں ڈیلیئنگ ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو اس میں جیل ہو گئی۔ اچھا، جی تو اسکول نہیں بنا رہے تھے اس سے؟ ہاں نہیں بنا رہے تھے، میرے جیل جانے کے بعد وہ اسکول بن کیا گیا۔ یہ فرق رکھا جاتا ہے کہ انڈیا کی آبادی میں اسکول زیادہ ہوں اور مسلمانوں کو عام طور تعلیم پر- جیسی نعمت سے پیچھے چھوڑا جائے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے علاقے میں تھانے بنواتی ہے اور ہندوؤں کے علاقے میں اسکول بناتی ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں جو 3 لاکھ کی آبادی ہے، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں ہمارے دوست آپ کو انڈیا سے بھی دیکھیں گے، باہر کنٹری سے بھی دیکھیں گے، پاکستان، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کیا یہ بات صرف آپ کی ایریا تک محدود ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں تھانے بنیں گے اور ہندوؤں کے، یہ آپ کی ایریا تک محدود ہے یا پوری انڈیا میں یہ فیمس بات ہے؟ میں نے پچھلی بار جو انٹرویو کیا تھا، انڈیا کا ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے برجیش، کیا نام ہے، برجیش وششٹ، گرجیش گا سے، گرجیش وششٹ، آپ یہ گرجیش وششٹ ٹائپ کر کے دیکھ لیں، اس نے ہم پر کوئی 20-22 منٹ کا پروگرام کیا ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا گیا کہ ذاتیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور میں تو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی کتنا ہی بڑا اینکر ہو، سدھی چودھری آ جائے، کر لے اوپن ڈیبیٹ، کیا ہے۔ اچھا اسحاق بھائی، جو انڈیا سے پاکستان آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی ان کے ویڈیوز وائرل بھی گئے، جو بھی عیدی سینٹر میں رہ رہے ہیں، تو مزید ان سے بات کریں گے۔ اسحاق بھائی، کیا کوالیفیکیشن آپ کی، تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میں سر 12th پاس ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے حافظ قرآن کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، حافظ قرآن بھی ہے؟ الحمدللہ، میں سن 2006 میں نے حفظ کیا ہے، میری پگڑی بھی بندھی ہے باقاعدہ، اور سن 2017 میں نے 12th پاس کیا ہے اردو میڈیم سے، انڈیا میں ہی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے۔ یہ کون سے آپ کے ایریا میں ہے؟ کون سی؟ یہ انڈیا کا گورنمنٹ علاقہ ہے، NIOS کے نام سے، ٹھیک ہے جی، ان کا انسٹیٹیوٹ ہے گورنمنٹ کا، اس سے میں نے کیا ہے یہ، اور پلس میں نے 2 ڈپلومے کیے ہیں، ایک نیلم، چنئی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیلم کے نام سے، انڈسٹریل سیفٹی مینجمنٹ کا میں نے کیا ہے، اور ایک میں نے نبوش IGC کیا ہے۔
अच्छा जी। सेफ्टी का। जी, सेफ्टी इंस्पेक्टर की मैंने जॉब भी की है, और जॉब मैंने सन 2021 में की है अबू धाबी में। अच्छा, आप अबू धाबी में जॉब भी करके आए हैं, तो जी। वहाँ पे आपके रिसोर्सेज नहीं है, कोई जानने वाले नहीं है, कोई पीआर वाले के वो जो अभी आपको जॉब वगैरह दिलाएं या कहें कि यहाँ पे आके रहें कुछ? देखें सर, हमने सन 2021 में काफ़ी ट्राई किया था कि या तो हम दुबई में या सऊदी में या और किसी मुल्क में, बांग्लादेश में कहीं पर हम सेटल्ड हो जाएं, क्योंकि मज़ालिम बहुत ज़्यादा थे। वाली साहब 5 बार जेल जा चुके हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, मस्जिद भी है सामने, जाहिर सी बात है जिसका दिल करे इबादत का। तो आप हमें ये बताएं कि अभी आपकी उम्र क्या है? मैंने आपसे एज पूछी नहीं पहले ही। मैं सर 31 साल का हूँ। 31 साल के हैं, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे अब आपकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी तो आप यहीं पाकिस्तान में कोई काम करेंगे, जॉब करेंगे अपनी टेक जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है? हाँ सर, सोचा तो यही कि जॉब यहीं पे करेंगे, सही है। और कहाँ जाएंगे अब यहाँ से। अभी मकसद वापसी इंडिया का कोई इरादा नहीं? नहीं सर, कहीं से कहीं तक इंडिया तो जाना ही नहीं है। बिल्कुल कश्ती हम पूरी जला चुके हैं वहाँ पर। नहीं, डर की वजह से नहीं जा रही ना, दिली तरह आपका मूड नहीं है कि मकसद, दिल नहीं कह रहा कि मकसद वहाँ जाएं, क्योंकि कभी कभी जब इंसान का अपनों से दिल भर जाता है ना तो वो मुंह फेर लेता है। तो क्या आपने भी मुंह फेर लिया इंडिया से? नहीं, देखें, अपनों से तो हमने मुंह नहीं फेरा है। देश से, मुल्क देश से मिट्टी छोड़ दी वो, बस। मिट्टी छोड़ दी। तो आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से कांटेक्ट है वहाँ पे, गांव मोहल्ले हाँ दोस्त यार होंगे? हाँ सर, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पहुँच गए हैं, खैरियत से पहुँच गए हैं, और बस अब आ गए हैं, वापस नहीं आएंगे। तो दोस्त यार, कॉलेज, स्कूल सब याद आते होंगे? हाँ सर, याद तो आते हैं। वहाँ एक जगह की पैदाइश हुई है, बचपन के दोस्त हैं, सब कुछ है, घर है, रिश्तेदार है। इंडिया में रहने वाले आपके दोस्त यार होंगे कुछ जिनका नाम लेके आपको याद आती होगी, उनको कोई सलाम पेश करना चाहेंगे हमारे चैनल के तवज्जुह से? इंडिया में तो मेरा बहुत वसी सर्किल रहा है, बहुत कोई वसी खास हल्का रहा दोस्त, चंद दोस्त जो आपको रोज़ याद आते हों? है। सलीम भाई हैं, सही। डॉक्टर अकरम है, और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे ईदी सेंटर में जो आप रह रहे हैं, यहाँ पे कोई मुश्किलात हो आपको? किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, खाना अच्छा मिलता मोबाइल है। वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त है? ये जो पाबंदी है ये ईदी की तरफ से नहीं है, अच्छा, ये पाबंदी इदारों की तरफ से है। मोबाइल तो आपके हाथ में भी है, आप हमें दिखाएं। आप नहीं, मोबाइल तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटवर्क सिम भी, नहीं सिम तो चलें एक कॉल के लिए हो गई, लेकिन आपके पास वाईफाई भी मौजूद है? हाँ, जी जी जी, वाईफाई भी मौजूद है। तो आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं? अपने जो दोस्त यार हैं इंडिया में, दुबई, सऊदी में, जितने भी जहाँ पे भी हैं, उनसे कांटेक्ट भी है आपका? जी जी। मतलब किसी भी वजह से आपको कोई पाबंदी नहीं है किसी से बात करें ना करें? नहीं, हम सिर्फ घर पे बात कर रहे हैं। दुबई में तो हमारा कोई वो है नहीं। उस पर भी तो पाबंदी तो नहीं है ना? यहाँ पे भी आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की, इंटरनेट की फैसिलिटी? जी जी जी, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे ईदी के जो आप मेहमान नवाजी देख के क्या कहना चाहेंगे? बस सर, सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया कराची, शुक्रिया इंडस पॉइंट, शुक्रिया चलिए, अच्छा, इमरान। थैंक यू। तो जनाब, ये आप देख रहे हैं, ये हाजी साहब जो हैं इंडिया से आए हैं और उनके बेटे, तो आपने इनकी ज़बानी तो सुन लिया होगा, और बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, काफ़ी वायरल भी हुए थे। तो अब इनका यही कहना है कि यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जॉब वगैरह इस बेटे को, क्योंकि सेफ्टी वगैरह के डिप्लोमा है, वो आजकल इंटरनेशनली सेफ्टी वगैरह में जॉब्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इनकी गवर्नमेंट की कार्रवाई ख़त्म होगी तो ये यहाँ पे जॉब लेके, और जिस तरह आम पाकिस्तानी रहता है, तो ये भी कोशिश करेंगे कि आम घर को ही लेके और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकें।